डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स का पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स के जो रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक है, यूनिट है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थात रेडियो एक्टिव ग्रोथ एंड डिके, वो मैं आज अपने व्याख्यान के अंदर बताने वाला हूँ। मैंने पूर्व में रेडियो एक्टिविटी के लॉ और स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी उस बारे में डिटेल से बताया था। उन्हीं को उपयोग करके और अब किस तरह से रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो डिके होता है, दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होता है, दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होता है, उसकी ग्रोथ होती है, और यदि वो अनस्टेबल है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो फिर अन्य किसी नए न्यूक्लियस के अंदर फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बनने वाला नया डॉटर न्यूक्लियस होता है उसका पहले ग्रोथ होती है और फिर उसके पश्चात उसका डिके शुरू हो जाता है। तो इस तरह से डॉटर न्यूक्लियस का ग्रोथ और डिके किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं वो आज के व्याख्यान के अंदर मैं बताने वाला हूँ। सपोज करो कि हमारे पास में एक इनिशियल जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो ए है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, और उसके लिए जो डिके कांस्टेंट है सपोज करो लैम्डा ए है। वह नए न्यूक्लियस बी के अंदर कन्वर्ट होता है, परंतु चूंकि जो बी न्यूक्लियस होता है वह बी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसका भी डिके होगा। और जब उसका डिके होता है तो डिके कांस्टेंट सपोज करो लैम्डा बी है, तो वो नए न्यूक्लियस के अंदर अर्थात सी न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्टेबल न्यूक्लियस होता है। मैंने इस प्रोसेस को इक्वेशन 1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ ये जो इक्वेशन जो 1 है वो इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ लैम्डा ए एवं लैम्डा बी परमाणु ए व बी के 6 नियतांक है, डिके कांस्टेंट है। यदि प्रारंभ t बराबर 0 पर केवल ए परमाणु ही हो तो समय के साथ बी परमाणुओं की संख्या में वृद्धि भी होगी, जैसे मैंने पहले बताया है, एवं उनका विघटन भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, बनने की प्रक्रिया और विघटन की जो प्रक्रिया है वो उस नए बनने वाले न्यूक्लियस के लिए, परमाणु के लिए वो साथ साथ चलती रहती है प्रक्रिया। अब माना समय t पर ए व बी नाभिकों की संख्या एन ए व एन बी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस क्षण बी नाभिकों की बनने की दर ए के विघटन की दर के बराबर होगी, क्योंकि ए किस में कन्वर्ट होता है, बी में, और वो क्या है, डिके कांस्टेंट लैम्डा ए है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो विघटन की दर है वो विघटन की दर क्या होगी, माइनस डी एन ए अपॉन डी टी इक्वल टू लैम्डा ए एन ए। मैं इस इक्वेशन 2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि जो विघटन होगा तभी जो भी वो होगा नया न्यूक्लियस है वो उसके अंदर बनता है, तो विघटन की दर के बराबर होती है, अर्थात माइनस डी एन ए अपॉन डी टी इक्वल टू लैम्डा ए एन ए। परंतु बी के 6 की दर अर्थात
बी किस में कन्वर्ट होता है, सी में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, और डी के कांस्टेंट क्या है उसके लिए, लैम्डा बी है। तो वो किसके बराबर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन बी। तो इसका मतलब वो किसके बराबर हो गया, 6 की दर किसके बराबर होगी, बराबर माइनस लैम्डा बी इंटू एन बी। जो विक्टन का नियम है उसके हिसाब से इसको लिख सकते हैं। अतः किसी समय टी पर नाभिक बी के वृद्धि की दर कितनी होगी, डी एन बी अपॉन डी टी इक्वल टू लैम्डा ए एन ए माइनस लैम्डा बी एन बी। क्योंकि बनने की जो दर है वो तो क्या होगी, लैम्डा ए एन ए, परंतु विघटन की दर क्या होगी, वो माइनस लैम्डा बी एन बी होगी। अर्थात बी में वृद्धि की दर है वो किसके द्वारा दे देते हैं, इक्वेशन 4 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अर्थात डी एन बी अपॉन डी टी इक्वल टू लैम्डा ए एन ए, ये किसके बराबर हुआ, वृद्धि के बराबर, वृद्धि की दर है वो। और ये माइनस लैम्डा बी एन बी ये क्या है, उसकी 6 की दर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बी की वृद्धि है वो इस इक्वेशन 4 के द्वारा दे दी जाती है। अतः टी इक्वल टू 0 पर एन ए इक्वल टू एन 0 ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। टी इक्वल टू 0 पर जैसे यहाँ मैंने किया है, एंड एन बी इक्वल टू एन 0 बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली टी बराबर 0 पर बी अर्थात जो बी डॉटर न्यूक्लियस है उसका कोई न्यूक्लियस शुद्ध मान नहीं होगा, इसलिए एन बी का मान कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 0 पर 0 हो जाता है। अतः समीकरण 4 में एन ए इक्वल टू एन 0 ए ई रेज टू पावर लैम्डा ए टी रखने पर, तो यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो एन ए का मान है वो इस इक्वेशन 4 के अंदर रख देते हैं। तो हमें मिल जाता है लैम्डा एन बी अपॉन डी टी प्लस लैम्डा बी एन बी इक्वल टू लैम्डा ए एन 0 ए ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ए टी। इक्वेशन 5 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, सोल्व करने के लिए इस इक्वेशन 5 को ई रेज टू पावर लैम्डा ए टी इंटू डी टी से गुणा कर समाकलन करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या मिलेगा हमें, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक नई इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो यहाँ किसी समय t इक्वल टू टी मैक्स पर एन बी की संख्या अधिकतम होगी। यदि सपोज करो कि किसी समय t पर ये ई रेज टू पावर लैम्डा बी टी इंटू डी टी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर जो इक्वेशन 5 था वो इक्वेशन 6 के रूप में और हमें यहाँ ही मिल जाती है। ये जो इक्वेशन 6 है इस फॉर्म के अंदर हमें मिल जाती है ये। तो यहाँ इक्वेशन 6 ये इसके अंदर दिखाया है, इक्वेशन 7 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ 7 व 6 से, अब यहाँ इसका क्योंकि इसको कर दिया था, अब इसको क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 5 क्या था, इक्वेशन 5 ये इक्वेशन 5 ये इसको ई रेज टू पावर लैम्डा बी टी इंटू डी टी से गुणा कर समाकलन करने पर, तो समाकलन करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या मिलता है, ऐसी स्थिति के अंदर हमें इक्वेशन 6 मिल जाती है। लैम्डा बी टी से डी एन बी डी टी इंटू डी टी प्लस लैम्डा बी ई रेज टू पावर लैम्डा टी एन बी डी टी इक्वल टू लैम्डा ए एन 0 ए ई रेज टू पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका जो प्रथम जो पद है उसका समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन क्या मिलता है, समाकलन हमें इक्वेशन 7 के रूप में हमें मिल जाता है। यहाँ जो इक्वेशन 7 है समाकलन के रूप में हमें मिल जाता है। अतः समीकरण 7 व 6 से, अब ये जो इक्वेशन 7 है वो 6 के अंदर रख देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है ई रेज टू पावर लैम्डा बी टी एन बी इक्वल टू
लैम्डा ए एन जीरो ए ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी इंटू डी टी। और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमें मिल जाता है, यहाँ जो इक्वेशन 8 मिल जाती है। अब यहाँ कांस्टेंट सी मिलता है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेट करते हैं तो ये ई रेस टू पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी का तो यहाँ ई रेस टू पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी आ गया, और नीचे क्या जाएगा लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए प्लस एनी कांस्टेंट सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन लगा लेते हैं, एट टी इक्वल टू जीरो एन बी इक्वल टू जीरो। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्योंकि एन जीरो भी कितना है, जीरो है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 9 के द्वारा मिल जाती है। इस इक्वेशन 8 में इसकी वैल्यू रखते हैं, टी इक्वल टू जीरो पर एन बी इक्वल टू जीरो या एन जीरो बी इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ सी की वैल्यू मिल जाती है। सी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सोल्व करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर एन बी इक्वल टू क्या मिल गया, ये इक्वेशन 10 मिल जाती है। अर्थात एन बी इक्वल टू एन ए एन जीरो ए अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा ए टी माइनस ई रेस टू पावर लैम्डा बी इंटू टी। या इसी को थोड़ा दूसरे रूप में रखना चाहें, अर्थात ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा ए टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाता है, ये इधर जाएगा तो यहाँ से तो 1 आ गया, और यहाँ से ये वो इसमें ई रेस टू पावर लैम्डा ए माइनस लैम्डा टी हो गया ये यहाँ पे ये, और यहाँ जो एन जीरो ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा ए टी जो बाहर निकाला था उसको मैंने एन ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इक्वेशन 10a हमें इसके अंदर ये मिल जाती है। यहाँ समीकरण 10 समय के साथ बी नाभिकों की वृद्धि एवं क्षय को व्यक्त करता है। अब यहाँ इसके लिए मैं ग्राफ खींचता हूँ इक्वेशन 10 के लिए। तो इक्वेशन 10 के अंदर जो डॉटेड लाइन है वो डॉटेड लाइन तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्षय को रिप्रेजेंट करती है, परंतु यहाँ जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। परंतु ये यहाँ मैक्सिमम जा करके और फिर उसके पश्चात क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाती है। अर्थात ग्राफ में जो डॉटेड लाइन है वो शुद्ध ए के क्षय को व्यक्त कर रही है, ये ए जो वो सब्सटेंस है उसके क्षय को व्यक्त करती है, जो कैसे चरघातांक के रूप से घटता है। अर्थात एन ए इक्वल टू एन जीरो ए ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, जो ये लिखा है मैंने, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ ये जो इक्वेशन जो 10 है वो किसको, ग्रोथ को और फिर उसके पश्चात डिके को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसके, बी की वृद्धि एवं क्षय को व्यक्त करता है। जो डार्क लाइन है, जो कंप्लीट लाइन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रोथ एंड डिके को, और किसके, बी न्यूक्लियस के लिए इसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देखिए, अब किसी समय t इक्वल टू टी मैक्स पर, जैसे मैं उसके अंदर ग्राफ के अंदर देखा था कि भाई t एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर के क्या हो जाती है, फिर वो घटना शुरू हो जाती है। तो उसको सपोज करो कि वो क्या है, t इक्वल टू टी मैक्स है, वो मैक्सिमम टाइम है, पर एन बी की संख्या अधिकतम होगी, और अधिकतम होगी तो मैक्सिमम कंडीशन इसके अंदर रख देते हैं, अर्थात उस पॉइंट पर डी एन बी अपॉन डी टी टी इक्वल टू टी मैक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैक्सिमम कंडीशन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ वो इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए यहाँ ये कंडीशन, अर्थात वो इक्वेशन 10 को अब इसके साथ में वो कर देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में लैम्डा ए एन जीरो ए अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू माइनस लैम्डा ए ई रेस टू पावर लैम्डा ए टी की जगह टी मैक्स कर देते हैं, प्लस लैम्डा बी ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा बी टी मैक्स आए, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और यहाँ ये जो टी मैक्स है वो टी मैक्स की वैल्यू आ गई है, लैम्डा लॉग ई लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। यदि इसको हाफ लाइफ के टर्म के अंदर यदि इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो टी मैक्स है वो इस तरह से इस रूप में कन्वर्ट हो जाए, इक्वेशन 12 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात
443 TA/TB अपॉन TA माइनस TB इंटू log TA अपॉन TB, जहाँ TA व TB ए व बी नाभिकों की अर्धायु को व्यक्त करते हैं। परंतु हम जानते हैं कि ए बी इक्वल टू लैम्डा बी इंटू एन बी तथा A0A इक्वल टू लैम्डा ए एन 0A। इसको समीकरण 10 के अंदर रख देते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाती है, ए बी इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू ए इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी इंटू टी ए। इक्वेशन 13 के रूप में हमें ये मिल जाती है, जहाँ ए इक्वल टू A0A ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ए टी मूल नाभिक एक ही समय टी पर सक्रियता को व्यक्त करती है, सक्रियता कहलाती है। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन 13 है वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जो ऊपर वाला जो इक्वेशन 10 है वो इक्वेशन 10 भी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। ये सक्रियता को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वो किसको, बी न्यूक्लियस के लिए उसकी ग्रोथ और डिके को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो इस तरह से बढ़ना और घटना वो होता है, अर्थात न्यूक्लियस बी पहले इंक्रीज होता है फिर उसके बाद शायद उसका क्षय होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक आइडियल इक्विलिब्रियम की स्थिति आती है। तो यहाँ जो मैंने डिके प्रोसेस है उसको यहाँ दिखा रखा है कि ए बी में कन्वर्ट होता है, बी किस में कन्वर्ट होता है, सी में कन्वर्ट होता है, सी क्या होता है, स्टेबल होता है। अब यदि इसी उपयुक्त रेडियो एक्टिव क्षय प्रक्रिया को जब एक्टिविटी की टर्म के अंदर इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब पेरेंट और न्यूक्लियस नाभिकों की सक्रियता बराबर हो जाती है। अर्थात पेरेंट और न्यूक्लियस नाभिकों की सक्रियता जब बराबर हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, आदर्श साम्य अवस्था कहते हैं, अर्थात आइडियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अर्थात ए और बी की जो सक्रियता है वो जब बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन को आइडियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अतः आदर्श अवस्था में, आदर्श अवस्था है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो, आदर्श अवस्था के लिए इक्वेशन होगी लैम्डा ए एन ए इक्वल टू लैम्डा बी इंटू एन बी। अर्थात आदर्श साम्य अवस्था एन बी वर्सेस टी ग्राफ में तब मिलता है जबकि डी एन बी अपॉन डी टी टी इक्वल टू टी मैक्स इक्वल टू 0 होता है आदर्श साम्य अवस्था के अंदर। तो आदर्श साम्य अवस्था क्या है, टी इक्वल टी मैक्स पर मिलती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ जो कंडीशन ये होती है उससे हमें क्या मिल जाता है, फिर टी मैक्स की वैल्यू मिल जाती है। अर्थात किस समय पर उसके अंदर आइडियल इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। टी मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, या टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, log ई लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। अब ये ग्राफ से t इक्वल टू 0 t इक्वल टू टी मैक्स के मध्य नाभिक ए की सक्रियता नाभिक बी की सक्रियता से अधिक होती है। जैसा मैंने एक ग्राफ ये पीछे वो खींचा है, इस ग्राफ के अंदर दिखा देता हूँ एक बार मैं। ग्राफ देखिए, इस ग्राफ के अंदर इस नाभिक जो ए की सक्रियता है, ये यहाँ ये जो ए है इस ए की सक्रियता इस बी की नाभिक बी की सक्रियता से क्या है, अधिक है। अर्थात टी मैक्स 0 टी इक्वल टू 0 से टी मैक्स तक नाभिक ए की सक्रियता हमेशा नाभिक बी की सक्रियता से अधिक होती है। परंतु डी एन बी अपॉन डी टी अर्थात बी के बनने की दर इस स्थिति के अंदर बी के बनने की दर कैसी रहती है, धनात्मक रहती है 0 से टी मैक्स के बीच में। लेकिन टी इक्वल टू टी मैक्स से टी इक्वल टू इन्फिनिटी के मध्य ए की सक्रियता नाभिक बी की सक्रियता से कम एवं डी एन बी अपॉन डी टी ऋणात्मक होती है। अर्थात एन बी की संख्या कम होना शुरू हो जाती है। अर्थात वो डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पहला जो डी एन बी अपॉन डी टी जहाँ पॉजिटिव है वो क्या उसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस के अंदर रेडियो एक्टिव ग्रोथ
और जो डिके वो इस प्रक्रिया के अंदर होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।